अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थिंकिंग के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम थिंकिंग के टूल्स पढ़ेंगे, इमेजरी, लैंग्वेज, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम फिर पढ़ेंगे कि थिंकिंग की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो ज़रा लास्ट लेक्चर हम रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने स्टार्ट किया था नेचर ऑफ थिंकिंग से कि बेसिकली नेचर क्या, थिंकिंग की नेचर जो है वो क्या होती है। उसमें हम कॉग्निशन को देख रहे थे कि कॉग्निशन क्या चीज़ होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। कॉग्निशन हमारे पास कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस के थ्रू हो रही होती है। हमारी माइंड में मेंटल सेट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ थॉट होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था थिंकिंग टूल्स को। ठीक है जी, थिंकिंग टूल्स को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था उसमें कि हमारे पास 3 थिंकिंग टूल्स होते हैं। 1 वॉज कंसेप्ट्स, नंबर 2 वॉज इमेजरी, नंबर 3 वॉज लैंग्वेज। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट्स के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो जहाँ से हम आज अपना लेक्चर जो है वो बिगिन करेंगे वो इमेजरी का टॉपिक होगा और फिर हम उसको कवर करते हुए लैंग्वेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यानी कि पढ़ेंगे बेसिकली इमेजरी के बारे में। इमेजरी क्या होती है कि जब हमारा माइंड, पहले हम देख रहे थे कि क्या होता है, कंसेप्ट्स बना लेता है जब हमारा माइंड, तो क्या करता है कि उन कंसेप्ट्स को किसी ना किसी फॉर्म में हमारे मेमोरी स्टोरेज में स्टोर कर रहा होता है। वो कोई ना कोई फॉर्म जो है वो क्या हो सकती है, हमारा कोई विजुअल इमेज हो सकता है, ठीक है, कोई छोटी सी फ्रेज हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई छोटा सा वीडियो क्लिप हो सकता है। इमेजरी बेसिकली आपके स्टिमुलस की वो फॉर्म होती है जो आपका माइंड स्टोर करता है अपने मेमोरी स्टोर में, ताकि आप जब उसको याद करें, रिट्रीव करें, तो आपके माइंड में वो पिक्चर आ जाए। ठीक है, जैसे आप किसी जगह पे जाते हैं तो क्या होता है कि आपको एकदम से याद आ जाता है कि जब आप लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो आपने यहाँ खाना खाया था, फूड जो है वो इस तरह का था। तो क्या होता है कि आपके माइंड में छोटा सा एक विजुअल इमेज सा आ जाता है, क्लिप सा चल जाता है आपके माइंड में। वो इमेज जो है वो हमारा इमेजरी का प्रोसेस हो रहा होता है, उसके थ्रू होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम थिंकिंग का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो थिंकिंग के हवाले से इमेजरी क्या होती है कि जब हम चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में या बिहेवियर्स के बारे में सोचते हैं तो हम हर इवेंट और हर स्टिमुलस के बारे में एक स्पेसिफिक जो है एक उसका कोई क्लिप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने किसी फ्रेंड से मिले हैं, हमारी थोड़ी सी एक मीटिंग हुई है या हम किसी गैदरिंग में गए हैं, उसके बाद हम घर चले गए हैं, तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद या अगले दिन या अगर हम किसी को बताने लगेंगे तो हम उसको पूरा A to Z नहीं बताएंगे कि मैंने पहले घर से तैयारी की, मैंने ये ड्रेसिंग की, फिर मैं जो है वो इस तरह के मैंने पूरा अपना अटायर किया, इस तरह की ड्रेसिंग मैंने कर ली, फिर मैं इस तरह के व्हीकल में गया, फिर वहाँ पे ये हुआ। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। जब आप किसी सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को बताने लगेंगे तो आप उसको इमेजरी की फॉर्म में बताएंगे। उस इवेंट से रिलेटेड जो भी आपके ब्रेन में जो चंक स्टोर हुए हुए होंगे, वो कोई वीडियो क्लिप भी हो सकता है। जब आप उस बंदे से बात करने लगेंगे आपके माइंड में वो छोटा सा क्लिप चल पड़ेगा कि मैं वहाँ गया, फिर मैं वो वाली टेबल थी, हम उस पर बैठे, हमने ये खाया। आप उस इमेज को रिपीट कर देंगे अगले बंदे के आगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये कंसेप्ट होता है इमेजरी का। इमेजरी वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम थिंकिंग करते हैं और हम चीज़ों को याद रखते हैं उनकी चंकिंग करके। ठीक है जी, ऑल ऑफ अस कैरी अ सिमिलर स्टोर ऑफ इमेज, मेंटल लाइकलीनेस ऑफ स्टिमुलाई नॉट प्रेजेंट और रियल। वी कैन हैव द इमेज ऑफ अ गार्डन, अ फ्लावर, a natural scene, a friend, some animal, some pet। किसी भी चीज़ का कोई भी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो आप करते हैं वो आपकी इमेजरी होती है। इमेजरी क्या होता है? आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम स्टिमुलस। ठीक है, वो आपके पास
किसी एक पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकती है, कोई छोटा सा क्लिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी आपकी सेंस ऑफ टच की बेस पे भी आपका कोई हो सकता है। जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कोई ड्रेस लेने जाते हैं, आपको वो बहुत अच्छा लगता है, आप उसको परचेज करने लगते हैं, तो क्या होता है कि आप उसको चेक करते हैं, उस जो ड्रेस का जो स्टफ़ होता है उसको। तो आप स्टफ़ को कैसे चेक कर रहे होते हैं कि जो ऑलरेडी आपके माइंड में सेव हुई होती है इन्फॉर्मेशन कि अच्छे कपड़े की ये लुक होती है और बुरे फैब्रिक की ये लुक होती है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप इमेजरी बना के न्यू क्लॉथ को चेक करते हैं कि ये वाली इमेजरी उस इमेजरी से मैच कर रही है, तो इसका मतलब है ये सही है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि आप क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं कंसेप्ट्स की और स्कीमास की, तो फिर आपकी इमेजरी बन जाती है। अभी तक तो हमने ये देखा कि इमेजरी क्या होती है, किस तरह होती है, लेकिन बेसिकली इमेजरी की जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है ये किस बेस पे होती है, जो हमने फर्स्ट वाला, जब हम इमेजरी से पहला टॉपिक हमने कंसेप्ट्स का पढ़ा था, उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था स्कीमास का, स्क्रिप्ट्स का, मेंटल मॉडल्स का। इमेजरी हमारे पास इन तीनों चीज़ों को मिला के बन रही होती है, ठीक है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन ये कैसे होती है, जब हम इन सब को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास इमेजरी बन जाती है, ठीक है। इमेजरी आपके पास कोई स्मेल भी हो सकती है, जैसे आप कोई कुछ फ्रेगरेंसेस यूज़ करते हैं, कुछ परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आपके माइंड में कुछ स्पेसिफिक फ्रेगरेंसेस जो हैं वो स्टोर हुई होती हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप कोई नई परचेज़ करने लगते हैं तो जो आपकी थिंकिंग, आपकी उन इमेजेस के बारे में, उन फ्रेगरेंसेस के बारे में जो आपकी थिंकिंग होती है वो आपको बताती है कि ये वाला परफ्यूम अच्छा है या नहीं है। अब वो आपने कोई विजुअल स्टिमुलस की फॉर्म में नहीं किया हुआ, बल्कि क्या है कि आपने अपने सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ करते हुए किया गया, ठीक है। तो बेसिकली इमेजरी का ये मतलब नहीं है कि ये वर्ड जो है वो इमेज से स्टार्ट हो रहा है तो ये कोई इमेज है, नहीं, ये हर वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे माइंड में होती है। इट कैन बी अ वीडियो क्लिप, इट कैन बी अ पिक्चर, इट कैन बी अ स्मेल, इट कैन बी अ सेंस ऑफ टच। ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके माइंड ने स्टोर कर लेता है वो चीज़ों को थिंक करके उनके बाद, ठीक है। जब सेंसरी इनपुट यानी आपका माइंड ले लेता है किसी चीज़ का, तो वो फिर उसकी इमेजरी बना देता है। अब सेंसरी इनपुट हमें हर तरह से मिलता है ना, सिर्फ आईज से या सिर्फ जो है वो ईयर से तो नहीं मिल रहा होता। सेंसरी इनपुट्स तो हमारे सेंस ऑफ टच से भी मिल रहा होता है, सेंस ऑफ स्मेल से भी मिल रहा होता है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इमेजरी। अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। लैंग्वेज बेसिकली थिंकिंग का एक बेसिक टूल है, लेकिन ये जो है हमारे पास कंसेप्ट्स और इमेजरी के बाद आता है, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंकिंग टूल, ठीक है। लैंग्वेज हमारे पास एक थिंकिंग टूल होता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें हमारे पास बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक और ये एज टू एज हम इसमें प्रोग्रेस करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है उसकी लैंग्वेज और तरह की होती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये एज वाइज भी हो रहा होता है। मच ऑफ ह्यूमन थॉट्स सीम टू बी लैंग्वेज बाउंड। अच्छा, हमारी जो थॉट्स होती हैं वो लैंग्वेज बाउंड होती हैं, ठीक है। हम अल्फाज की सूरत में, लफ्ज़ों की सूरत में सोचते हैं। जब हमें किसी भी चीज़ का कोई इवेंट याद आता है तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो इनर वॉइस के थ्रू हमें बता रहा होता है। हम चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं किसी ना किसी लैंग्वेज की फॉर्म में, ठीक है। हम चीज़ों के बारे में जो भी सोचते हैं, अपने माइंड में जो भी एक इमेज बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इमेजरी का बताया, तो क्या होता है कि इमेजरी को करके जब हम लैंग्वेज की तरफ जाते हैं तो हम चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ लैंग्वेज को यूज़ करके सोच रहे होते हैं। जैसे हम कोई इवेंट याद करें, हम ऐसे अपनी एक डेली रूटीन में बैठे हैं नॉर्मल घर में, तो हम अब किसी चीज़ को याद करते हैं, कुछ किसी पुराने इवेंट को, 1 वीक और 10 डेज अर्लियर इवेंट को,
तो हम उस इवेंट के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम जो उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में आ रहा होता है, अच्छा हम वहाँ गए थे तो ऐसे हुआ था, अच्छा वहाँ पे इस तरह से हुआ था, हमने ये किया था, हमारे इस तरह के फ्रेंड्स आए हुए थे, अच्छा वहाँ हमें कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, या कोई ऐसी बात हो गई थी कि एक्सपीरियंस बुरा हो गया था। तो ये सारा काम जो आपका ब्रेन कर रहा होता है लैंग्वेज की फॉर्म में कर रहा होता है ना, कोई रिटन फॉर्म में तो नहीं कर रहा होता। ये लैंग्वेज यूज़ करते हुए आपका ब्रेन ये काम कर रहा होता है। ठीक है, लैंग्वेज जो है हमारे पास एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है, चाहे आप उसको रिटन फॉर्म ले लें या फिर आप क्या करें कि एक साइंड फॉर्म ले लें। रिटन फॉर्म क्या होती है कि आप राइट करके लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए, थिंकिंग है, लैंग्वेज है, तो मैं आपको बताऊंगी अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, बोलते हुए कि ये थिंकिंग लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि साइन यूजेज भी हो सकता है। जो लोग जो है थोड़े डिसेबल्ड होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर वो बोल नहीं सकते तो उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी होती है, वो अपने लिप्स को हैंड्स को इस तरह से मूव करते हैं कि वो अपनी बात कन्वे कर देते हैं, इसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आपकी सिंबॉलिक भी हो सकती है, साइन लैंग्वेज पे भी बेस्ड करी होती है। लैंग्वेज आपकी क्या होती है, आपकी लैंग्वेज सिंबॉलिक भी होती है और नॉन सिंबॉलिक या फिर वर्बल भी होती है, और इसको हम कहते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज वो होती है जो हम सिंबल्स यूज करते हुए कर रहे होते हैं, जिसमें हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते। नॉन सिंबॉलिक वो होती है जिसमें हम वर्बल लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, जिसमें हम बोल रहे होते हैं और सिंबल्स यूज नहीं कर रहे होते। सॉरी, दिस इज नॉन सिंबॉलिक। सिंबॉलिक एंड नॉन सिंबॉलिक, वर्बल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती हैं लैंग्वेज की 2 टाइप्स। एक टाइप वो होती है जो सिंबॉलिक होती है, उसमें हम वर्ब्स यूज नहीं कर रहे होते, वो नॉन वर्बल हो जाती है। ठीक है, सिंबॉलिक क्या होती है, हमारे पास नॉन वर्बल होती है, और दूसरी टाइप हमारे पास वर्बल होती है और नॉन सिंबॉलिक होती है। Language, whether spoken, written or signed, enables us to communicate complex ideas from person to person. Language क्या कर रही होती है कि वो ideas को transfer कर रही होती है from person to person और from a single person to from time to time. जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब इवेंट्स के बारे में, लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह लैंग्वेज हम उस वक्त भी यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। डे टू डे इंटरेक्शन भी आ सकता है इसमें अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपका वो वाला इंटरेक्शन भी आ सकता है। अगर आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को देखते हैं, अपने घर में जो आपके लोग रह रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, आपके स्पाउस, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, हर रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। ये हमारे कम्युनिकेटिव जो प्रोसेसेस होते हैं उनको ईज़ कर देती है, उनको आसान बना देती है हमारे लिए। ये लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम अपनी थॉट्स को कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी गैदरिंग में बैठे हैं, तो अगले बंदे को तो ये नहीं नज़र आ रहा ना कि हम क्या थिंक कर रहे हैं या हमारे माइंड में क्या चल रहा है। जब हम बोलेंगे, बात करेंगे तो ही अगले बंदे को पता चलेगा। तो उस वक्त हम वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे, यानी हम लैंग्वेज का कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई टूल यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं, हमारे पास वो एक हाइपोथेसिस होता है जिसमें हम कहते हैं वॉर्फियन हाइपोथेसिस। वॉर्फियन हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन वोर्फ, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि लैंग्वेज शेप्स थॉट्स।
ठीक है, ये हाइपोथेसिस जो है वो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हाइपोथेसिस है इस चीज़ का, और चूंकि ये हमें बेंजामिन वोल्फ ने दिया था तो इसलिए हम उनके नाम से इसको एसोसिएट करके वोल्फियन हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हम लैंग्वेज एंड थिंकिंग को जब डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो शेप कर रही है हमारी थॉट को। किस तरह कि जब हम अपनी थॉट को डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं इधर सिंबॉलिक और वर्बल। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सोच भी रहे होते हैं अपने भी किसी इवेंट के बारे में, तो कोई ना कोई अल्फाज हमारे जहन में आ रहे होते हैं, वो यही चीज़ रिप्रेजेंट हो रही होती है कि लैंग्वेज शेप्स थॉट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कुछ स्टेजेस में, कुछ फेजेस में डेवलप हो रही होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज क्या क्या हैं। ठीक है, लैंग्वेज स्टेजेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज है फोनीम स्टेज। फोनीम स्टेज हमारी कौन सी स्टेज होती है? बेसिकली हमारी ये वो स्टेज होती है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को मेक कर रही होती है। फोनीम हमारे पास क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट अफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ स्पीच। यानी आपका ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो आपके स्पीच को, आपकी क्या कर रहा होता है, आपकी स्पीच को मीनिंगफुल बना रहा होता है। ठीक है, देयर आर 45 फोनीम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? 45 फोनीम्स हैं। वो फोनीम्स हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनाती है? डिफरेंट जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कंबाइन करके डिफरेंट, जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड बनाते हैं तो उसको हम फोनीम कहते हैं। वो यूनिट एग्जैक्टली किस तरह बनते हैं ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर नहीं, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इधर आप सिर्फ इतना याद रख लें कि हमारे पास 45 फोनीम्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये क्या कर रहे होते हैं कि हमारी स्पीच को मीनिंग दे रहे होते हैं, और ये बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होते हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज की जो स्टेज है वो ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी लैंग्वेज की स्टेजेस में सबसे पहले आती है। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेज। 45 फोनीम्स जो हमारे पास होती हैं लैंग्वेज में, वो उन 45 फोनीम्स में से हर फोनीम अपनी जगह बहुत मीनिंगफुल है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड स्टेज को देख लेते हैं। हमारे पास वो मॉर्फीम स्टेज है। मॉर्फीम स्टेज हमारे पास क्या होती है? द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स इन अ लैंग्वेज। ये हमारे पास क्या होती है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। मॉर्फीम हमारे पास स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। फोनीम हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड था, मॉर्फीम हमारे पास स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, ये मैं इसलिए साइड बाय साइड लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। और थर्ड नंबर पे हमारी जो स्टेज आती है वो क्या होती है कि उसमें हम क्या देखते हैं? हमारी वो स्टेज कहलाती है सिंटैक्स स्टेज। ठीक है जी, हमारी सिंटैक्स स्टेज क्या होती है? ये हमारे बेसिकली इस चीज़ पे, हमारे सिंटैक्स पे जो है वो बेस कर रही होती है। जो
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड और स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम छोटे छोटे फ्रेजेस बनाते हैं सेंटेंस के, हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास? मीनिंगफुल फ्रेजेस ऑफ लैंग्वेज होते हैं जो हमारे पास इस स्टेज को और इस स्टेज को यूज करते हुए बनते हैं। ठीक है, यू कैन से दैट दिस इज द मोस्ट बेसिक स्टेज, दिस इज अ मोर कम्प्लेक्स स्टेज एंड दिस इज द मोस्ट कम्प्लेक्स स्टेज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है जी, ये मीनिंगफुल फ्रेजेस ऑफ लैंग्वेज आप किस तरह से बना रहे होते हैं? आप ग्रामर के यूज करते हुए बना रहे होते हैं। यानी जब हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोलते हैं, हम कहते हैं शी रैन्स फास्ट, तो हमने क्या किया? मीनिंगफुल फ्रेज ऑफ लैंग्वेज बनाया, शी रैन्स फास्ट। इसमें अब हमारे पास वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, कोई ना कोई काम भी शो हो रहा है और एक पर्सन भी शो हो रहा है, और हमने इसमें ग्रामर का यूज़ किया कि हमने रैन के वर्ड को यूज़ किया और हमने देखा कि एक चीज़ कंटिन्यूली हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो हम रैन के आगे एस लगा देंगे तो वो रैन्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि हम इन दोनों चीज़ों को जब यूज़ करते हैं तो हम किस चीज़ की मदद से करते हैं? सिमेंटिक्स की मदद से कर रहे होते हैं हम ये काम। सिमेंटिक्स हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमारे वर्ड्स को मीनिंग देते हैं। ये हमारे वर्ड्स को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा लैंग्वेज की स्टेजेस में? नंबर 1 स्टेज इज फोनीम, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड in which we produce meaningful speech। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 45 फोनीम्स होती हैं जिनमें से हर एक फोनीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो अलग मीनिंग कन्वे कर रही होती है। उसके बाद हम आ गए थे मॉर्फीम स्टेज पे जिसमें स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। ये किस तरह बनता है? इसको कंबाइन करके बनता है। फिर हम थर्ड स्टेज पे चले जाते हैं जो इन दोनों से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो इन दोनों को मिला के बन रही है। इसमें हम मीनिंगफुल फ्रेजेज ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें हम ग्रामर को यूज़ करते हैं और ग्रामर का यूज़ जो है वो सिमेंटिक्स की बेस पे हो रहा होता है कि हम डिफरेंट वर्ड्स को मीनिंग्स असाइन कर रहे होते हैं सर्टेन रूल्स के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज से हमारी लर्निंग किस तरह से हो रही होती है। लैंग्वेज एंड लर्निंग में हम 3 स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टेज हमारे पास होती है बैबलिंग की। नंबर 2 स्टेज हमारे पास होती है वन वर्ड स्टेज। नंबर 3 स्टेज हमारे पास होती है टेलीग्राफिक स्पीच। बैबलिंग हमारे पास क्या स्टेज होती है कि जब एक छोटा सा बेबी होता है वो क्या करता है कि जब वो दुनिया में आता है तो उसको उस वक्त तो बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, वो अपनी हर नीड का इजहार जो है, हर चीज़ जो है वो रो के बता रहा होता है। ठीक है, बाय द एज ऑफ 5-6 मंथ्स बच्चा जो है वो रो के तो बता ही रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो छोटी मोटी साउंड्स निकालना शुरू कर देता है। उन छोटी मोटी साउंड्स को हम बैबलिंग कहते हैं। जैसे बच्चा जो है, आपकी बुक में लिखा हुआ है बा, फिर ऐसे बा, ये ना और ना। ऑल्दो ये सेंटेंसेस बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो बच्चे के साथ एक एसोसिएटेड फिगर होता है, उसकी मदर होती है, वो समझ लेती है बच्चे की बैबलिंग से कि इसका क्या मतलब है। बच्चा जब बैबलिंग कर रहा होता है तो वो बेसिकली लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ जा रहा होता है। उसकी बैबलिंग ऑल्दो मीनिंगलेस होती है लेकिन वो थोड़ा बहुत मीनिंग कन्वे कर देती है। ठीक है, ये हमारी कब हो रही होती है? 5 to
6 मंथ्स ऑफ एज में। और बाय द टाइम बच्चा अपनी फर्स्ट बर्थडे पे जाता है, जब उसकी फर्स्ट बर्थडे होती है 12 मंथ्स ऑफ एज में, वो 1 वर्ड स्टेज में चला जाता है। ठीक है, क्या होता है उसमें कि बच्चा 1 वर्ड बोलता है, लेकिन उसका 1 वर्ड ही बहुत मीनिंगफुल होता है। जब बच्चा जैसे मॉम का नाम लेगा, बच्चा कहेगा मॉम या माँ या मम्मा, तो वो क्या कहेगा, वो ये बताएगा कि मुझे मेरी मॉम को मुझे बुलाया जाए, या मेरी कोई नीड है जो मेरी मॉम के साथ एसोसिएट करिए। ऑल्दो ये सिर्फ एक 1 वर्ड है, लेकिन ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ मीनिंग कन्वे नहीं कर रही थी, यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी मीनिंगफुल हो गई है। ये क्या होता है कि 6 मंथ से ऑलमोस्ट 1 ईयर तक की स्टेज होती है। अब जब बच्चा जो है 1 ईयर अपना पास कर लेता है, उसकी फर्स्ट जो उसकी बर्थडे है उसका गुजर जाता है, तो क्या होता है, उसकी टेलीग्राफिक स्पीच की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ये 1 ईयर से 2 ईयर तक रहती है। इसमें बच्चा छोटे छोटे लफ्ज़ बोलने लग जाता है। ठीक है, छोटे छोटे लफ्ज़ कैसे बोलने लग जाता है, वो ये कहता है कि मॉम वाटर, या अगर उर्दू में बात करें तो बच्चे कहते हैं मैं पानी। इस तरह बच्चे थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा सा कम्प्लेक्स में कर देते हैं। यानी 1 वर्ड स्टेज को जब हम डिफरेंट 1 वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं तो टेलीग्राफिक स्पीच बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं लैंग्वेज की। ऑल्दो इन तीनों स्टेजेस में से कोई भी स्टेज किसी एडल्ट के लैंग्वेज से कंपैरिजन के काबिल नहीं होती। बच्चा जो है वो बहुत इनिशियल स्टेज में होता है, तो उसको उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी भी नहीं आ रही होती, अपना थॉट कन्वे करना भी नहीं आ रहा होता, उसके पास इतने अच्छे लैंग्वेज के टूल्स भी नहीं होते कि वो बड़े की तरह अपनी बात को कन्वे कर सके, बट स्टिल वो लर्न कर रहा होता है कि किस तरह मुझे कम्युनिकेट करना है। बच्चा इस स्टेज में भी कम्युनिकेट कर रहा होता है, इस स्टेज में भी, इस स्टेज में भी, और जो वो इन तीनों स्टेज में बोल रहा होता है और जो उसको रिस्पॉन्स दिया जा रहा होता है, वो उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन में जा रहा होता है और लैंग्वेज से उसकी थिंकिंग में जा रहा होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये चीज़ हम थिंकिंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे ये चीज़ देखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो वो बोलने के बारे में कुछ ना कुछ सोच भी रहे होते हैं, और हर वो रिस्पॉन्स जो उनको बोलने पे दिया जा रहा होता है उनकी थिंकिंग कैपेसिटी में स्टोर हो रहा होता है। इसलिए हम थिंकिंग में इन वाली चीज़ों को, इन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग कौन कौन सी होती हैं। इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, बाकी फर्दर हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि हमारी टाइप्स ऑफ थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग हमारे पास 2 होती हैं बेसिक। एक हमारी ऑटिस्टिक थिंकिंग होती है और एक हमारी रियलिस्टिक थिंकिंग होती है। ये हमारे पास आगे से 3 टाइप्स में होती है, डे ड्रीमिंग, और सेकंड है फ्री एसोसिएशन, और ये वर्ड एसोसिएशन। रियलिस्टिक थिंकिंग की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, इसमें भी 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारी रीजनिंग होती है, जिसकी आगे से फर्दर और टाइप्स होती हैं। हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग होती है, हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग होती है। थिंकिंग की, रियलिस्टिक थिंकिंग की सेकंड टाइप हमारे पास होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हम क्या करेंगे, इधर क्रिएटिव थिंकिंग को भी रख देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास ये फ्लो चार्ट ये शो कर रहा है कि हमारे पास थिंकिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बेसिक जो टाइप्स होती हैं जहाँ से हमारी थिंकिंग स्टार्ट हो रही होती है, वो एक ऑटिस्टिक होती है टाइप, एक रियलिस्टिक टाइप होती है। ऑटिस्टिक हमारी वो टाइप होती है जो कि
इररेशनल अनरीजनेबल थॉट होती है, जो बेसिकली कोई थॉट का पैटर्न या कोई रियलिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही होती। ठीक है, ये किस तरह से रियलिटी प्रिंसिपल को नहीं फॉलो कर रही होती, ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, डे ड्रीमिंग, फ्री एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन। अब हम इधर आ जाते हैं, रियलिस्टिक थिंकिंग की भी 3 टाइप्स होती हैं। ये वो थिंकिंग होती है जो हम रियलिस्टिक थिंकिंग टूल्स को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंसीडर कर रहे होते हैं, हम रैशनली अक्लमंदी के साथ सोच रहे होते हैं। इसमें हम चीज़ों को रीज़न कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्रिएटिवली थिंक कर रहे होते हैं। जब हम चीज़ों को रीज़न करते हैं तो हम इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू करते हैं। तो आए हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। ऑटिस्टिक थिंकिंग को आज हम डिस्कस करेंगे, फिर हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। ऑटिस्टिक थिंकिंग इसमें हम देखेंगे डे ड्रीमिंग, फ्री एसोसिएशन और इसी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वर्ड एसोसिएशन। ऑटिस्टिक थिंकिंग, जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया, हमारी वो थिंकिंग है जो कोई रियलिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही होती, जिसको हम कोई रैशनली थिंक नहीं कर रहे होते। ये हमारी वो थिंकिंग होती है जो हमारी विशेस पे बेस कर रही होती है, हमारी वांट्स पे बेस कर रही होती है। ठीक है, हमारी इररेशनल थॉट्स पे बेस कर रही होती है। ठीक है, अब हमारी विशेस पे जब ये बेस कर रही होती है तो हमारी विशेस तो हर वक्त रियलिटी के साथ यूनाइटेड नहीं होती। हमारी विशेस समटाइम्स बहुत रियलिटी से बहुत दूर भी होती हैं। हमारी वांट्स ऐसी होती हैं कि वो हमारी सिचुएशन में हो ही नहीं सक रही होती समटाइम्स। ठीक है, तो ये थिंकिंग हमारी एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक थिंकिंग होती है। इसमें हम ये नहीं देख रहे होते कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो मैं अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकती। इसमें हम बस ये देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है, वो हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर दे रहा है, तो इसलिए हमें उसको सोचने में मज़ा आ रहा है, तो इसलिए हम वो सोच रहे हैं। ठीक है, आगे से इसकी टाइप्स आ जाती हैं। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग क्या होता है? आम ज़बान में सादा जब आप इसको उर्दू में बोलते हैं तो आप कहते हैं कि दिन में ख्वाब देखना। फ़लाँ शख्स तो जो है वो दिन में भी ख्वाब देखता रहता है, उसकी बातें तो ऐसी होती हैं जिनका कोई लिंक ही नहीं होता। तो बेसिकली वो चीज़ उसकी ऑटिस्टिक थिंकिंग से रिलेट कर रही होती है, यानी वो दिन में भी ऐसी बातें करता है कि लगता है कि जैसे एक पर्सन ख्वाब देख रहा है, यानी वो गलत सोच रहा है, उसकी सिचुएशन मैच ही नहीं कर रही उसके हालात के साथ, तो इसका मतलब है वो डे ड्रीम कर रहा है। यानी आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में ड्रीम करें, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जिसको आप अचीव ही नहीं कर सकते, जिसकी आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो आप कहेंगे कि मैं डे ड्रीम कर रहा हूँ। ठीक है, फ्री एसोसिएशन क्या होती है? ये हमारे पास बेसिकली जब हम सिगमंड फ्राइड को आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, तो उसका साइको एनालिसिस का ये कंसेप्ट होता है, उसमें हमारे पास फ्री एसोसिएशन होते हैं। ये वो टेक्निक होती है जिसमें क्लाइंट को इतनी आज़ादी दी जाती है कि वो कुछ भी बोलता रहे और वो इजीली अपनी थॉट्स को जो है वो उनका कैथारसिस करे, अपनी थॉट्स को अपने माइंड से निकाल दे ताकि वो इजी फील कर सके, वो अच्छा फील कर सके। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन फ्री एसोसिएशन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से एसोसिएट कर दिया जाता है। आपके पास डिफरेंट, हमारे साइकोलॉजी में डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिनको हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। उनमें क्या होता है कि क्लाइंट को हम एक वर्ड बताते हैं और उसको हम कहते हैं कि आपको इस वर्ड के बारे में जो भी ख्याल आ रहा है आप हमें वो बता दें। जैसे हम क्लाइंट को कहते हैं कि डे का हमने सिर्फ एक वर्ड बोला है, ये बिल्कुल इनकम्प्लीट और एक रफ सा सेंटेंस है, लेकिन हमारा क्लाइंट उसको कंप्लीट करेगा, वो कहेगा कि इट इज़ दिस टाइम ऑफ द डे, दिन में हम ये करते हैं, दिन में हम खाना खाते हैं, तो वो वर्ड एसोसिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थी बेसिकली ऑटिस्टिक थिंकिंग की टाइप्स। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इमेजरी से, जिसमें हमने देखा कि जब हम सोच रहे होते हैं तो उन चीज़ों के अगेंस्ट हम कोई ना कोई अपनी मेंटल सेट बनाते हैं, मेंटल इमेजेस बनाते हैं। इमेजेस आप ऑडियो, वीडियो, क्लिप, पिक्चर
किसी भी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। फिर हमने देखा लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ थिंकिंग के लिए। हम अपने आप को भी जब सोचते हैं तो लैंग्वेज की फॉर्म में सोचते हैं, लोगों से भी जब मिलते हैं लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लैंग्वेज की स्टेजेस थी हमारे पास, फोनीम स्टेज, मॉर्फीम स्टेज, सिंटैक्स स्टेज। फिर लैंग्वेज और थिंकिंग की, लैंग्वेज एंड लर्निंग की बात की हमने, जिसमें हमारे पास बैबलिंग स्टेज थी, वन वर्ड स्टेज थी और टेलीग्राफिक स्पीच की स्टेज थी। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि वो स्टेजेस जो हैं वो एज वाइज प्रोग्रेस करी होती हैं। फिर हम आ गए थिंकिंग की टाइप्स पे। ठीक है, उसमें हमने देखा कि ऑटिस्टिक और रियलिस्टिक थिंकिंग होती है। ऑटिस्टिक थिंकिंग की ये 3 टाइप्स हमने डिस्कस की, डे ड्रीमिंग, फ्री एसोसिएशन एंड वर्ड एसोसिएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।